जय हिंद। आज हम करेंगे नाउन्स के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व। इसके पहले के वीडियोस में नाउन पार्ट 1 एंड नाउन पार्ट 2 में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज क्वेश्चंस की बारी है। अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सीआरपीएफ हो गए, बीएसएफ, आईटीबीपी, फिर एसएसबी, एआर, सीआईएसएफ, रेलवे के एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स, तो ये सीरीज आपके लिए मददगार साबित होने वाली है। इस चैनल पर सरकारी नौकरी अपडेट्स, इस चैनल पर आपको हर सुबह एक सब्जेक्ट का वीडियो रिलीज होगा। सो आपको वो देखना है और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करना है। लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। आप पॉज करिए, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए एंड फिर प्ले करके इसका रीजन देखिए, सॉल्यूशन देखिए। The sceneries in Kashmir is truly breathtaking. बोला जा रहा है कि कश्मीर की सीनरी कैसी है, वाकई में बहुत ही सुंदर है, आश्चर्यचकित कर देने वाली है। तो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि सीनरी अनकाउंटेबल नाउन में आता है, जिसको आप एस या ई एस लगाकर उसको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कभी भी सीनरीज नहीं होता है, इट इज ऑलवेज व्हाट? सीनरी। ठीक है, ये है आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं कर सकते हो एंड जो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके, सो एरर वाला पार्ट है ए, सीनरीज नहीं चाहिए था, सीनरीज की जगह पे सीनरी सही वर्ड है, सीनरी सही वर्ड है। ओके, नेक्स्ट स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द न्यूज दैट यू गेव मी यस्टरडे आर रियली डिस्टर्बिंग। वो खबर जो कल आपने मुझे दी थी वो सच में कैसी है? परेशान करने वाली है। तो यहाँ पर पहले वीडियो पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगेन न्यूज जो वर्ड है वो किस कैटेगरी में आता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आता है, और ये आप इसको एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये आर की कोई आवश्यकता नहीं है, आर की जगह पे आपको प्रयोग करना है is. The news that you gave me yesterday is really disturbing. वो न्यूज जो कल आपने मुझे दी थी वो सच में परेशान करने वाली है। ओके, मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट सिंस स्कूल डेज। अब वो नाउन जो आईसीएसई पर एंड हो रहे हैं, हो सकता है इथिक्स, हो सकता है फिजिक्स, हो सकता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो अलग विषय हो गया, पॉलिटी विषय का नाम होता है। पॉलिटिक्स जो राजकारण है उसको हम कह सकते हैं। सो वो नाउन जो आईसीएसई पर एंड हो रहे हैं, उनके साथ दो चीजें हैं। एक तो इन नाउन के पहले अगर क्या डेफिनाइट आर्टिकल द या फिर पजेसिव एडजेक्टिव, कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव अगर आ रहा है तो वहां पर वो सब्जेक्ट नहीं माना जाता है, वहां पर वो सॉल्व करने की क्षमता माना जाता है। जैसे कि द मैथमेटिक्स ऑफ राम। गुड। द मैथमेटिक्स ऑफ राम क्या होगा? द मैथमेटिक्स ऑफ राम आर गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट नहीं देखा जा रहा है, बल्कि राम की मैथ्स को सॉल्व करने की, मैथ्स को समझने की क्षमता के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे नाउन जो आईसीएसई पर एंड हो रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ऐसे नाउन के पहले अगर डेफिनाइट आर्टिकल द लगा है, इसका मीनिंग क्या है? वो सब्जेक्ट नहीं है, उसकी उस सब्जेक्ट को समझने की, सॉल्व करने की क्षमता है। उसी प्रकार अब मैंने राम की जगह पे वर्ड लिया, प्रोनाउन लिया हीज। ठीक है, हीज मैथमेटिक्स। पजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे हम
His mathematics. His mathematics are good. उसका मैथमेटिक्स कैसा है? अच्छा है. अगेन यहां पर भी हीज मैथमेटिक्स, उसकी मैथ्स को सॉल्व करने की, समझने की क्षमता के बारे में बात हो रही है. तो आईसीएसई वाले नाउन के पहले, आईसीएसई पर जो नाउन एंड हो रहा है, खासकर सब्जेक्ट, उसके पहले अगर डेफिनाइट आर्टिकल द या पजेसिव एडजेक्टिव है तो समझ जाना कि वो सब्जेक्ट नहीं है. तो उस सब्जेक्ट को समझने की, सॉल्व करने की क्षमता के बारे में हम बात कर रहे हैं. अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं. मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट सिंस माई चाइल्डहुड. यहां पर मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट माना गया है. मैथ्स सॉल्व करने की क्षमता के बारे में बात नहीं हो रही है कि मैथमेटिक्स बचपन से ही मेरा क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है. तो यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होगा, इज का प्रयोग होगा. मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट सिंस स्कूल डेज. सो बी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन. नेक्स्ट वन. द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. अब आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि कैटल क्या है? एक प्लूरल नाउन है. कैटल का मीनिंग क्या होता है? जानवर, प्लूरल में. ठीक है. सो हमने कहा कि कैटल इज ग्रेजिंग. एक तो कैटल है नहीं, जानवर है, प्लूरल नाउन है. तो क्या चाहिए था? द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. कैटल जो है, जानवर जो है, वो फील्ड में चर रहे हैं. फील्ड यानी यहाँ पर छोटा सा खेत भी हो सकता है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पर जानवर अपना चारा खाते हैं या चरते हैं, ऐसी जगह भी बोली जा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The children's toys were scattered all over the room. ये हो गया child. ठीक है. ये हो गया children. ओके. अब अगर मैं इस children को ऐसे लिखती हूँ children's, तो इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल नाउन है. ठीक है. ये आपका एक बच्चा हो गया, सिंगुलर हो गया. एंड चिल्ड्रंस यानी मैंने प्लूरल नाउन को एस किया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, रॉन्ग है. लेकिन मुझे ऐसे बोलना है, बच्चों का, इस सेंस में बात करनी है. तो मैं क्या करूंगी? एपेस्ट्रॉफी एंड एस का प्रयोग करूंगी. द चिल्ड्रंस यानी बच्चों के, टॉयज वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द रूम. कमरे में चारों तरफ, ऑल ओवर द बोला है यानी हर तरफ, बच्चों के खिलौने स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए थे, फैले हुए थे. सेंटेंस करेक्ट है, कोई भी इसमें एरर नहीं है. नेक्स्ट वन. शी बॉट अ डजन ऑफ एग्स फ्रॉम द मार्केट. उसने मार्केट से एक डजन एग्स खरीदा. एक डजन कैसे पता चला? आर्टिकल ए का प्रयोग किया है, जिससे पता चलता है कि एक डजन खरीदा है. एरर कहाँ पर है? एरर इस बी वाले पार्ट में ही है. यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ यूज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. ऑफ को निकाल दीजिए, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा. शी बॉट अ डजन एग्स. शी बॉट अ डजन एग्स. एक तो ये करेक्ट है. लेकिन डजन के पहले अगर कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है, या ए भी क्वांटिटी को ही सूचित कर रहा है, एक डजन को सूचित कर रहा है, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, तब आप कह सकते हो डजन्स ऑफ. अब ये डजन्स ऑफ वाला स्ट्रक्चर क्या बोलता है? दर्जनों, यानी ज्यादा की क्वांटिटी में बात करने के लिए. हमें एग्जैक्ट नहीं पता है 2 डजन है, 3 डजन है, कितना है, बट हम कह रहे हैं दर्जनों. सो ये दर्जनों वाला सेंस जो है इससे क्रिएट होता है. Dozens of eggs या dozens of mangoes were rotten. दर्जनों आम खराब हुए थे, सड़ चुके थे. सो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट है. डजन ऑफ एग्स एंड डजन्स ऑफ एग्स. लेकिन यहाँ पर कोई आपका 2, 3, 4 ए, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि नंबर को सूचित करे वो नहीं होना चाहिए. तभी आप यूनिट के बाद यहाँ पर ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं. नेक्स्ट वन. The mother-in-laws were invited to the wedding ceremony. शादी समारोह में सास को, लेकिन यहाँ पे सास वर्ड जो है
वो प्लूरल है। हिंदी में प्लूरल सांस को क्या बोलेंगे? सांसें। फिर तो वो ब्रीथिंग हो गया, है ना? हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो वाली सांस नहीं, सांस को प्लूरल में हिंदी में, ठीक है। सो द मदर इन लॉज वर इनवाइटेड टू द वेडिंग सेरेमनी। यहाँ पर प्रॉब्लम है इस कंपाउंड वर्ड के प्लूरल फॉर्मेशन में। कंपाउंड वर्ड का प्लूरल फॉर्मेशन में गलत तरीके से फॉर्म हुआ है। मेन वर्ड को एस लगाना था, मदर्स इन लॉ, ना कि लास्ट वर्ड को। ये यहाँ पे जो एस है वो इनकरेक्ट है, आपको एस लगाना है यहाँ पर आर के बाद। द मदर्स इन लॉ वर इनवाइटेड टू द वेडिंग सेरेमनी, ये सही स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट वन, ईच ऑफ द बॉयज मस्ट डू देयर होमवर्क बिफोर इवनिंग। जितने भी लड़के हैं उनमें से किसको? ईच ऑफ को। ईच ऑफ यानी क्या? उनमें से प्रत्येक को कब? बिफोर इवनिंग, शाम होने से पहले अपना होमवर्क करना ही है। मस्ट डू बोला है, करना ही पड़ेगा। मस्ट क्या बताता है? कंपल्शन, किसी चीज की अनिवार्यता बताता है, ठीक है। सो ये प्रत्येक के बारे में बात हो रही है एंड हम यहाँ पर देयर बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि बॉयज है। ईच है तो सिंगुलर लगेगा, बॉयज है तो आपको मस्क्यूलाइन वर्ड चाहिए। मस्क्यूलाइन आपका यहाँ पर देयर की नहीं, हीज की आवश्यकता है। अगर दे होता तो हम देयर का प्रयोग कर सकते थे। ईच से प्रत्येक का सेंस प्राप्त हो रहा है और बॉयज से लड़कों के बारे में पता चल रहा है। सो ईच ऑफ द बॉयज मस्ट डू हीज होमवर्क बिफोर इवनिंग। सो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, he is good at drawing pictures of ships and deers। तो वो अच्छा है किसमें? पिक्चर ड्रॉ करने में। किसकी पिक्चर ड्रॉ करने में? शिप्स एंड डियर्स की। अब इस क्वेश्चन में एरर कहाँ पर है देखना आप। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सेम फॉर्म है, सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल सेम फॉर्म। कौन से है ऐसे नाउन? शिप, फिर है डियर, फिर है फिश एंड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। फिश का एक एक्सेप्शनल केस है, रेयरेस्ट है ये। कभी कभी ये फिशेस में भी आपको देखा जाएगा, रेयरली बट ओके। सो ही इज गुड एट ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑफ, एस को हटा दीजिए, शिप एंड डियर। फिर पता कैसे चलेगा ये सिंगुलर है या प्लूरल है? एक तो इनके पहले अगर आर्टिकल यूज हुआ है, ए एन का प्रयोग हुआ है, तो पता चल सकता है कि सेंटेंस में एक शिप, एक फिश का जिक्र किया जा रहा है या एक से ज्यादा, या फिर वर्ब से भी पता चलता है कि शिप, फिश, डियर एक है या एक से ज्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पर पिक्चर्स ऑफ शिप एंड डियर ऐसे चाहिए था, ना कि प्लूरल में। नेक्स्ट वन, द पुलिस हैज अरेस्टेड द सस्पेक्ट। पुलिस ने जिसके ऊपर शक था, संशय था, संदेह था, उसको अरेस्ट कर लिया है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? पुलिस वैसे तो दोनों में आता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, लेकिन पुलिस इस शब्द को ज्यादातर बार प्लूरल काउंट किया जाता है, प्लूरल कंसिडर किया जाता है, अनलेस एंड अनटिल वहां पर कुछ ऐसा मेंशन किया हो जिससे समझ में आ रहा हो कि पुलिस ये एक को बोला जा रहा है, ठीक है। सो पुलिस आपका प्लूरल में आता है ज्यादातर बार, ठीक है। पुलिस have arrested the suspect. Next one, many peoples gathered at the town hall last evening. कल शाम को बहुत से लोग टाउन हॉल में गैदर्ड यानी क्या? इकट्ठे हुए थे। तो मेनी क्या है आपका? एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद प्लूरल आएगा, ठीक है।
मेनी क्वांटिटी को बता रहा है, तो उसके बाद में आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल रहेगा। सो पीपल्स को एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पीपल ये शब्द ऑलरेडी प्लूरल है। इसको आप एस लगाते हो तो इसमें ग्रामेटिकल एरर क्रिएट होता है। यूज पीपल ओनली। मेनी पीपल गैदर्ड एट द टाउन हॉल लास्ट इवनिंग। नेक्स्ट वन, he is one of those boys who always obeys his teacher. वह उन लड़कों में से एक लड़का है जो हमेशा ही टीचर की बात को मानता है, आज्ञा का पालन करता है, टीचर की आज्ञा का पालन करता है, ऐसे भी कह सकते हो। ओके, ठीक है। कहाँ पर एरर है? ये हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हु इस बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बॉयज क्या है? ये बॉयज जो वर्ड है वो प्लूरल में है, ठीक है। तो अगर ये प्लूरल में है तो हमारा ये जो वर्ब था ये हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह लिया है, जो कि इनकरेक्ट है। क्या होना चाहिए था? ओबे। एस को हटा दीजिए, थर्ड पर्सन वाला हमको नहीं लेना है, क्योंकि ये वर्ब जो है ये इस वन के लिए नहीं लग रहा है, ये वाला वर्ब जो है ये बॉयज के लिए लग रहा है इसलिए, और ये बॉयज प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल ही आना चाहिए, ठीक है। सो सी इज करेक्ट। द ऑडियंसेस एंजॉयड द थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। दर्शकों ने नाट्यगृह का जो प्रस्तुतिकरण था उसको एंजॉय किया। तो ये एक ऑडियंसेस नहीं होता है, ऑडियंस इटसेल्फ इज अ प्लूरल नाउन, ठीक है। सो ऑडियंस सही है, इसको एस लगाकर आप और फोर्सफुली प्लूरल नहीं करोगे। नंबर 14, द हाउस वाइव्स डिस्कस्ड द लेटेस्ट न्यूज़ेस। अभी हमने शायद सेकेंड ही क्वेश्चन था जहां पर डिस्कस किया था कि ये न्यूज वर्ड है जो कि क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद इसको एस या ई एस नहीं लगता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर यूटिलाइज की गई है। लेटेस्ट न्यूज़ेस नहीं होगा, लेटेस्ट न्यूज। क्वेश्चन नंबर 14, 15, his brothers-in-law lives in Canada. उसके जो जीजू है, एक नहीं एक से ज्यादा है, ब्रदर्स इन लॉ बोला है, लिव्स इन कैनेडा। अगर उसके जीजू है, दो चार मान लो, जितने भी हैं, एक से ज्यादा हैं, तो ये प्लूरल हो गया। तो वर्ब कौन सा चाहिए था? वर्ब भी प्लूरल चाहिए था, लीव चाहिए था। हमने V1 प्लस एस लगा के रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। सो बी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन। एंड विजिट इंडिया ऑफन। ऑफन क्या होता है? अक्सर। उसके जो ब्रदर इन लॉ है, उसके जो जीजू है, वो कनाडा में रहते हैं और अक्सर भारत को भेंट देते हैं या अक्सर भारत में आते हैं। नेक्स्ट वन, दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस आर डिफिकल्ट। इस प्रकार की जो एक्सरसाइजेस है, व्यायाम है, वो कठिन है, ये बोला जा रहा है। तो दीज क्या है? प्लूरल है, फिर एक्सरसाइजेस भी प्लूरल आया है, फिर आर भी प्लूरल आया है। तो क्या होना चाहिए था? दिस काइंड ऑफ होता है, दैट काइंड ऑफ होता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दीज ये प्लूरल है, दीज काइंड्स ऑफ होगा, ठीक है। दोज काइंड्स ऑफ होगा। टाइप्स ऑफ भी हो सकता है, सॉर्ट ऑफ भी हो सकता है, काइंड शब्द के जगह पे ये प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दीज काइंड्स ऑफ, A is the correct answer. Next one, neither of the girls have submitted the assignment. अब neither आया है। neither of शब्द का अर्थ क्या होता है? दोनों में से एक भी नहीं।
दोनों में से एक भी नहीं, एक भी नहीं, ठीक है। तो दोनों में से एक भी नहीं, एक के ऊपर ध्यान देना है। दो लड़कियां हैं, दोनों में से एक भी लड़की ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, क्योंकि दोनों में से एक भी नहीं के बारे में बात हो रही है। सो वी नीड सिंगुलर वर्ब। नीदर ऑफ द गर्ल्स हैज सबमिटेड द असाइनमेंट। बी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन। हैव नहीं, हैज चाहिए था। The jury were divided in their opinion. अब जूरी को जब एक कलेक्टिव नाउन के तरीके से देखा जाता है, ठीक है, तब इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होता है, तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब सेंटेंस में कुछ ऐसी बात हो जिससे ईच मेंबर का सेंस मिलता हो, एक एक मेंबर के बारे में, एक एक मेंबर के बारे में बोला जा रहा हो, तब यहां पर आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी यानी क्या, जज लोगों का समूह, न्यायाधीश लोगों का समूह। हो सकता है 10 लोग हैं और 10 लोग एक मत पर, एक निर्णय पर आ नहीं रहे हैं। एक दूसरा कह रहा है, कोई और कुछ और बोल रहा है, पहला कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, तीसरा कुछ और बात कह रहा है, पांचवा, छठवां, नौवां, आठवां, 10वां, 7वां, ये लोग, इन सब का ओपिनियन, इन सब की राय अलग अलग है, एक मत नहीं हो रहा है। तो ये डिस्टर्ब्ड है, व्हाट आई कैन से, ये अलग अलग है, किसी का एक मत नहीं हो रहा है, तब इसको ईच मेंबर का सेंस लगेगा और इसके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जूरी, व्हाट आई कैन से, जूरी was unanimously, jury was unanimous in their opinion, in its opinion होगा, jury was unanimous in its opinion। अगर कुछ इस टाइप का सेंटेंस है, unanimous शब्द का अर्थ होता है एक मत से, यानी सब 10 लोगों का जो ओपिनियन है, 10 लोगों का जो मत है, वो बिल्कुल एक था। इस तरीके की अगर बात है, यानी जूरी को एक कलेक्टिव नाउन के सेंस में लिया गया है, एक जूरी, एंड इसलिए इट्स ओपिनियन बोला गया है, जूरी का ओपिनियन। सो अगर ईच मेंबर का सेंस है तो हमें वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। जूरी को एक कलेक्टिव नाउन के सेंस में लिया गया है तो आप वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हो। तो सेंटेंस एरर फ्री है। नेक्स्ट वन, यहां से सेंटेंस इंप्रूवमेंट शुरू हो रहा है। He gave me a piece of information yesterday. इंफॉर्मेशन उस कैटेगरी ऑफ नाउन्स में आता है, उन प्रकार के नाउन में आता है जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल है। उसके बाद यहाँ पर एस या ई एस ऐड नहीं होता है एंड इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एस का प्रयोग होगा नहीं, इसलिए इंप्रूवमेंट करना है, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है। He gave me, ऑलरेडी ए दिया हुआ है। He gave me a piece of information. He gave me a piece of information. A is correct. Pieces नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर A दिया हुआ है। ठीक है। He gave me information pieces. ये सही स्ट्रक्चर नहीं बैठा है, so B cannot be, C cannot be and D cannot be. A is the right answer option. सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या करना होता है, अंडरलाइन पार्ट को देखना है, वहां पर आपको लग रहा है कि इंप्रूव करने की जरूरत है तो जो भी ऑप्शन सिलेक्ट सही है उसको सिलेक्ट करो, और लगता है कि अंडरलाइन पार्ट भी बिल्कुल सही है, कोई इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो नो इंप्रूवमेंट को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन, ही बॉट 2 फर्नीचर्स फॉर द हॉल। फर्नीचर वर्ड आया है, अगेन सिंगुलर अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। इसे आप एस या ई एस नहीं लगा सकते हो एंड इसके साथ अगेन
सिंगुलर वर्ब का ही हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एस लगा है जो कि गलत है, तो इम्प्रूवमेंट तो चाहिए हमें। ही बॉट, अब ऑलरेडी टू दिया है तो टू न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल में होगा, तो ये तो प्लूरल बन नहीं सकता। ही बॉट टू फर्नीचर नहीं हो सकता। ही बॉट टू पीस ऑफ फर्नीचर, अगेन सेम गलती यहाँ पर इन लोगों ने की है। ही बॉट टू पीसेस ऑफ फर्नीचर, उसने दो पीसेस फर्नीचर के खरीदे, यानी टू को कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी उसने सामान लिया, सोफा लिया, चेयर लिया, डाइनिंग टेबल लिया, व्हाटएवर इट इज, उसके दो पीसेस खरीदे। नेक्स्ट वन, शी टुक ऑल हर बैगेजेस टू द एयरपोर्ट। अब बैगेज शब्द का अर्थ क्या होता है? आपका सामान, आपके बैग्स, आपका बोरिया बिस्तर ट्रैवलिंग के टाइम का, ठीक है। तो ये बैगेजेस नहीं होगा, अगेन द सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आता है आपका ये वर्ड बैगेज, जिसके साथ आप एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे एंड सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। शी टुक ऑल हर बैगेज आइटम्स, शी टुक ऑल हर बैगेजेस 21, या शी टुक ऑल हर बैगेज। बी इज द राइट आंसर ऑप्शन, यहाँ पर एस नहीं लगेगा। बैगेज आइटम्स बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, अगेन इट इज नॉट साउंडिंग राइट, सो सी करेक्ट नहीं है। इंप्रूवमेंट करने की तो आवश्यकता है क्योंकि एस नहीं चाहिए हमें, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, ही इज वन ऑफ द बॉयज हु नेवर लाइज। ओके, वन ऑफ द बॉयज चाहिए था, मैंने पढ़ा ही इसको सही, वन ऑफ द बॉय दिया है। वन ऑफ प्लस वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन जो है वो प्लूरल में आता है। वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल में आएगा। ही इज वन ऑफ द बॉयज, बॉय नहीं चाहिए था, यहाँ पर बॉयज चाहिए था। अच्छा, ये हु किसके लिए यूज हो रहा है? ये हु यूज हो रहा है इन बॉयज के लिए, और ये बॉयज कैसे है? प्लूरल में है, तो हमारा ये शब्द भी कैसे चाहिए था? प्लूरल में चाहिए था। 22 के बाद आते हैं 23 पर। द विमेन्सेस वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पॉलिसी, योजना के खिलाफ महिलाएं जो है वो विरोध कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, ठीक है। तो एक महिला होती है वुमेन एंड एक से ज्यादा महिलाएं होती है विमेन। क्या होती है? विमेन होती है, वुमेन्स नहीं होता है। इट इज नेवर अ विमेन्स। वर्ब प्लूरल लगा है तो हमें प्लूरल में ही चाहिए, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, द फेनोमेनॉन्स डिस्क्राइब्ड वर स्ट्रेंज। जो भी बातें, जो भी वहां पर टिप्पणियां थी, क्या बोलते हैं, स्पष्टीकरण थे, डेफिनेशंस थे, क्लैरिफिकेशन थे, वो कैसे थे? अजीब थे, स्ट्रेंज थे, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे एरर में प्रॉब्लम है कि ये सही स्पेलिंग नहीं है इस वर्ड का, विच इज द राइट स्पेलिंग, देन इम्प्रूवमेंट तो होगा। फेनोमेनॉन, फेनोमेनॉन्स, फेनोमेनो, सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। फेनोमेनो का ये वाला जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है, फेनोमेनो। क्वेश्चन नंबर 24। ओके, नेक्स्ट वन, sentence improvement again. She read many poetries of Wordsworth, William Wordsworth. Poetry कैसा शब्द है? पोएट्री, ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, जहां पर एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा एंड सिंगुलर वर्ब ही लगेगा।
तो एस लगा है, आई ई एस लगा है, यानी इन्होंने क्या किया है, पोएट्री वाई पे एंड होता है और तो उसको वाई को रिमूव करके प्लूरल करने के लिए आई ई एस का प्रयोग किया है। सो इम्प्रूवमेंट चाहिए। मेनी वर्ड आया है इसलिए प्लूरल ही लगेगा कोई ना कोई वर्ड वहां पर। ठीक है, पोएट्री तो हो नहीं सकता क्योंकि पोएट्री एक सिंगुलर है। उसके बाद एस यहाँ पर नहीं लग सकता। राइट आंसर ऑप्शन इज पोम्स। शी रेड मेनी पोम्स। अब यहाँ पर जो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है। कैसे पता चला? क्योंकि शी रीड्स नहीं हुआ है, आर ई ए डी वर्ब टाइप 2 है जिसका उच्चारण हम रेड करते हैं, लिखते वक्त आर ई ए डी ही लिखा जाता है। शी रेड मेनी पोम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो बी इज करेक्ट। 25 देयर आर मेनी फिशेस इन द पॉन्ड। अभी थोड़ी देर पहले हमने वर्ड्स देखे थे कि फिश क्या है, फिश सेम फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर प्लूरल सेम फॉर्म। ठीक है, देयर आर मेनी फिशेस। एपोस्ट्रॉफी की कोई आवश्यकता नहीं है, इंप्रूवमेंट तो चाहिए। देयर आर मेनी फिश, देयर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड। अब ये फिश प्लूरल है, किससे पता चलता है? आर से भी पता चलता है और मेनी से भी पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट वन। ये ईस को भी काउंट करना है इस लाइन में, अंडरलाइन पार्ट में। द एल्यूमिनाई इज अटेंडिंग द इवेंट। एल्यूमिनाई। इंग्लिश भाषा में कुछ शब्द जो है वो दूसरी भाषा से आए हैं, कुछ लैटिन, कुछ ग्रीक, तो कुछ थोड़ा थोड़ा सा पार्ट है फ्रेंच शब्दों का भी। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक तो ग्रीक से आया है एल्यूमिनाई वर्ड, या लैटिन से आया है। तो ये वर्ड जो है वो प्लूरल है। अगर ये वर्ड प्लूरल है तो इसको लगने वाला वर्ब कौन सा लगेगा? इसको लगने वाला वर्ब भी प्लूरल वर्ब ही लगेगा। एल्यूमिनाई कौन होता है? पूर्व छात्र, उस कॉलेज के, उस इंस्टीट्यूशन के पहले के छात्र। जैसे आप ग्रेजुएशन हो गया आपका, उस कॉलेज से निकले आप, फिर आपने कोई दूसरे कोर्स किए, बाकी की पढ़ाई की, जॉब कर रहे हो, और अभी आप कौन हो? उस कॉलेज के एल्यूमिनाई हो, यानी उस कॉलेज के पूर्व छात्र हो। सो द एल्यूमिनाई आर, बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। हमें इज चाहिए ही नहीं क्वेश्चन नंबर 27 में। नेक्स्ट वन। द एडवाइसेस यू गेव वर यूजफुल। एडवाइस, एडवाइस क्या है? ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे और जिसके साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, तो एडवाइसेस एक तो ये नहीं होगा, यानी एस यहाँ पर नहीं आएगा। दूसरा, एपोस्ट्रॉफी लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो एडवाइस है यहाँ पर स्पेलिंग ही चेंज हो रहा है, ये आपका वर्ब के फॉर्म में है। ठीक है, फॉर्म इसका बदला हुआ है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं आने वाला है। ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 28। There are many offsprings in the zoo. ऑफस्प्रिंग शब्द का अर्थ क्या है? ऑफस्प्रिंग उस शब्द में आता है सेम फॉर्म, सेम फॉर्म इन बोथ। सिंगुलर प्लूरल एक ही फॉर्म रहेगा। जैसे फिश है, डियर है, ऑफस्प्रिंग है एंड शिप है। इनको एस या ई एस नहीं लगने वाला है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है इस कारण की वजह से। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग क्या होता है? ऑफस्प्रिंग शब्द का अर्थ है नतीजा, रिजल्ट, फल। ये कैसा शब्द है? और ये जू के बारे में क्या इसका मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है, जैसे किसान अपने खेती में बीज बोता है, 4-6 महीने बाद उसको फसल
प्राप्त होती है वो हो गया उसके लिए ऑफस्प्रिंग। कोई भी जानवर के बच्चे जब पैदा होते हैं तब उसको बोला जाएगा ऑफस्प्रिंग। जैसे मुर्गी है, 2 4 6 महीने बाद अंडे बच्चे निकलेंगे वहां से, तो जो बच्चे होंगे उसको आप बोलोगे ऑफस्प्रिंग, नतीजा। हम इंसान के बच्चों को भी ऑफस्प्रिंग बोला जा सकता है, ठीक है। ओके, सो देयर आर मेनी ऑफस्प्रिंग्स इन द जू। ये एस गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये ऑफस्प्रिंग उस कैटेगरी ऑफ नाउन्स में आता है जहां पर सिंगुलर और प्लूरल एक ही फॉर्म है। आर मेनी, देयर आर मेनी, इससे समझ में आ रहा है कि ये प्लूरल में है। तो हमें सिर्फ ऑफस्प्रिंग चाहिए, ये एपोस्ट्रोफी एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वन, ही लॉस्ट ऑल हीज इक्विपमेंट्स इन द फ्लड। बाढ़ में उसने अपने सारे औजार उपकरण खो दिए, ठीक है। तो वर्ड आया है इक्विपमेंट। क्या है ये इक्विपमेंट वर्ड? ये वर्ड है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप एस या ई एस ऐड नहीं करोगे, जिसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो कहाँ पर गलती हुई है? इस वाले पार्ट में, यानी एस लगाकर जबरदस्ती से इसको काउंटेबल करने की कोशिश की जा रही है। तो एस को हटा दो, बाकी का सेंटेंस ठीक है। एपोस्ट्रोफी की कोई ज़रूरत नहीं है। एस है तो इम्प्रूव करना पड़ेगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। ही लॉस्ट ऑल हिज इक्विपमेंट इन द फ्लड। सो ये थी आपकी एक प्रैक्टिस जो हमने की नाउन के ऊपर। अगर आपने पहली बार ये थर्ड वीडियो देखा है नाउन के ऊपर का, तो आपको कॉन्सेप्ट नाउन का देखना है, नाउन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। मोस्ट प्रोबेबली इट इज 6 and 7, क्लास नंबर 6 and 7 इंग्लिश का जो नाउन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में है, ये पार्ट 3 था। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करना है तो आपको ये मेगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका प्राइस है सिर्फ 11 रुपीज। और ना सिर्फ इंग्लिश के बल्कि बाकी सारे सब्जेक्ट के आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट के फाइल्स मिलेंगे, पीडीएफ की फाइल मिलेगी, और वो सारे सवाल जो यहाँ पर आप सॉल्व करते हो या जिसका आप क्वेश्चन एंड आंसर देखते हो, वो आप वहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में सॉल्व कर पाओगे मॉक टेस्ट के फॉर्म में। ओके, अगर आप न्यू हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, माई राइजिंग इंडिया सर्च करिए, एक ऐप आएगा, डाउनलोड करिए, आपका मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड फिल करिए, आपके सारे डिटेल्स क्रिएट हो जाएंगे, फिल करिए एंड आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा। अगर लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं, कौन सा वीडियो कब आ रहा है, कौन से क्लास का क्या टाइमिंग है, ये सभी तो ये सरकारी नौकरी अपडेट्स चैनल है आरएस सर का टीम का, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्प डेस्क का नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो झिझकिए मत, संकोच मत करिए। डू कॉल देम एंड आस्क योर डाउट्स, क्वेरी। थैंक यू, दिस इज विशाखा साइनिंग ऑफ। जय हिंद। अगले क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।